मैं इसको शाम तक अगर पकड़े रखूँगा तो मेरे सारे जॉइंट्स और मसल्स स्ट्रेन हो जाएगी। तो ये रिपीटेड स्ट्रेन इंजरी जो हैं, जितने लोग भी कंप्यूटर पे काम करते हैं सबको ये दिक्कत आती है। इसके बाद में सोशल मीडिया एडिक्शन और वो कार्पल सिंड्रोम आपने सुना ही होगा कि इस तरीके से टाइप करने से अब वो वॉइस टेक्सटिंग की भी व्यवस्था इसी वजह से आई है। आई स्ट्रेन, आप अगर आपके कोई दोस्त ऑर्थोपेडिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हों या ऑप्टोमेट्रिस्ट हों तो आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में जिन लोगों को चश्मे की ज़रूरत नहीं है उन सब ने चश्मे खरीदे हैं। और किस नाम से? ब्लू रेज रुकती हैं इससे। ये ब्लू रेडिएशंस जो है ये रोकता है। हर कंपनी ने चश्मे निकाल दिए। वो कितना रोकता है कितना नहीं रोकता है इसका कोई डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। आई स्ट्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। अभी जितने भी बच्चे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, या ई बुक्स आ गई हैं, ई जर्नल्स आ गए हैं, तो ये सारा हमारी बॉडी में कुछ न कुछ नुकसान करके लाएंगे, बट हम उससे बच भी नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम आई केयर के लिए? ये आप लोगों के लिए है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारा फिजिशियन जो है उसके पास समय नहीं है। जिसके पास मरीज नहीं है उसके पास वैसे समय नहीं है कुछ करने का इंतजार के अलावा, और जिसके पास में पेशेंट्स हैं उनके पास में कुछ भी करने का समय नहीं है। लेकिन ये 2020 ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए आपको 20 मीटर दूर देखना है, 20 फीट दूर देखना, सॉरी मीटर नहीं, 20 फीट दूर देखना है और 20 सेकंड के लिए देखना है। इसके अलावा पामिंग, जो घरों में, गांव में, देहात में, हर जगह जब भी आई स्ट्रेन होता था हम आपस में ऐसे हथेलियों को रगड़ते थे और उसको आंखों में लगाते थे। नेत्र स्वेद, आयुर्वेद यहाँ ये काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो हम अपने पेशेंट्स को बता सकते हैं, और खुद भी अगर हम उसमें इन्वॉल्व हैं तो हम खुद उसको कर सकते हैं। इवन आपने देखा होगा कि पहले अगर आंख में किसी भी तरीके की इरिटेशन आई में है तो रुमाल निकालते थे, मुंह में उसको हवा में फूंकते थे और उसके बाद उसको आंख पे लगाते थे। ये भी तो एक स्वेद ही है। तो इस तरीके से आप अपने पेशेंट्स को सबको बताइए। वो बताएंगे कि साहब हम तो ऐसा करते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। क्योंकि उन बच्चों को छोड़कर या उन पेशेंट्स को छोड़कर कि जो किसी एक ऐसे प्रोसेस में है कि वो 20 मिनट्स के बाद में ब्रेक नहीं ले सकते, उनको अपवाद मानते हुए अपने हर पेशेंट्स कहें कि आप इस 20-20-20 जो रेशो है, ये वो कोई ना एलोपैथ का है ना किसी का है, ये एक आउट ऑफ एक्सपीरियंस करके लोगों की निकाली हुई चीज़ें हैं। अब आते हैं उस पर जो इतना बड़ा रीजन है, डाइटरी रिस्क जो डिजीजेज के लिए है। सिंपल चीज़ें हैं। अभी राम अवतार जी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा मेरा यहाँ जो कुछ भी है वो छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैंने इस जीवन में अपने पेशेंट्स के साथ में लिया है। क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है और कितना खाना है, हर मरीज पूछता है। शास्त्रों को अभी आगे वक्ता आएंगे, तज्ञ पुरुष वो लोग आएंगे, वो आपको बताएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है, भूख ना लगे नहीं खाना, भूख लग रही है तो जरूर खाना। नंबर 1, जितनी भूख लगी है कोशिश करें ओवर ईटिंग ना हो, उतना ही खाना खाएं जितनी हमें आवश्यकता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक। मुझे लगता है कि आयुर्वेद में इस नाम से भोजन का कैटेगराइजेशन नहीं है। भोजन का कैटेगराइजेशन ये है कि जो तामसिक व्यक्ति हैं वो कैसा खाना खाते हैं, राजसिक व्यक्ति जो है वो कैसा खाना खाते हैं, और सात्विक व्यक्ति किस तरीके का खाना खाते हैं। तो हमने क्या किया है कि अब उस स्टेटमेंट को हम लोगों ने ये मान लिया कि भोजन के भी 3 प्रकार होते हैं। यस, इसको अगर आप मोस्ट कॉमन लैंग्वेज में इंटरप्रिटेट करें, सात्विक भोजन वो जिसके अंदर कुछ ना कुछ इनर्शिया होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर वो हमारे प्रकृति के अनुसार है, उसके अंदर कुछ न कुछ कैलोरिक वैल्यूज होती हैं, वो हमारे धातुओं को पोषित करे, ऐसा खाना सात्विक खाना है। राजसिक खाना वो है जो शायद इनर्शिया तो उसमें है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। खाना तो वो ठीक है लेकिन हमारे प्रकृति के अनुरूप नहीं है, लेकिन वो हमें नुकसान
नहीं कर रहा है, वो राजसिक खाना माना जा सकता है। आप अपने आप से उसको कैटेगराइज कराइए। तामसिक, तामसिक भोजन वो है जिसमें कोई इनर्शिया नहीं है। आप चाय पी रहे हैं, मैं आ गया, भाई साहब चाय पी लीजिए, मैंने चाय पी ली, नमकीन खा ली। ये ना भोजन में आते हैं ना अल्पाहार में आते हैं, इनमें कोई इनर्शिया नहीं होते, ये हम सिर्फ अपनी जीभ के लिए खाते हैं, तो उसको हम तामसिक भोजन में मान सकते हैं। ये चीज़ें शास्त्रोक्त हैं या नहीं हैं, मैंने पहले ही कहा, ये मैं अपने केवल छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस जीवन के हैं वो आप लोगों के सामने। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एक्सेस टू सेफ फूड और एक्सेस टू क्वालिटी फूड। ये दिनों दिन गिरता जा रहा है। जैसा खाना हमें मिलना चाहिए वैसा खाना हमें नहीं मिलता। एक कंपनी गाय का देसी घी 500 रुपये किलो बेच रही है, वहीं दूसरी कंपनी 6000 रुपये किलो बेच रही है। तो इतना अंतर क्या क्वालिटी में है, हमें यही नहीं पता कि हम खा क्या रहे हैं। इस पे मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अभी मैं कनाडा में था, मेरे पास समय था, तो बहुत सारे मैंने ऑब्जर्वेशंस किए। तो वहाँ मुझको एक रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट लैंसेट में पब्लिश हुई है। उन्होंने एक रिपोर्ट की कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन कनाडा में आती थी वो ज़्यादा हेल्दी थे नेटिव पॉपुलेशन के मुकाबले में। तो जब ये बात नोटिस हुई तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया और उसका रीज़न ये पाया, हाँ दूसरा रीज़न था रिसर्च का, कि 10-11 साल के अंदर अंदर ये प्रोसेस रिवर्ट हो गया। यानी कि वे सारे माइग्रेंट जो बहुत जिस दिन आए उस दिन हेल्दी थे, 11 साल तक की अवधि में वो उनसे बहुत नीचे चले गए वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स से। देन इट केम्स द एक्सेस टू क्वालिटी फूड। जब हम बाहर जाते हैं, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो समय और पैसा ये दो बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तब हमारे पास पैसे की कमी होती है, हम सस्ता खाना ढूंढते हैं। जब हमारे पास समय नहीं होता तब हम रेडीमेड खाना ढूंढते हैं। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। फ्रेश फूड अगर हम चाहें भी आज जयपुर में कि हमें कहीं ताज़ा फल मिल जाए तो अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो महंगा मिलेगा, बहुत दूर मिलेगा, मुझे जाने में भी हिचकिचाहट होगी और मेरी पॉकेट भी शायद अलाउड नहीं करेगी। तो क्वालिटी फूड का बहुत बड़ा रीज़न है आहार जन्य व्याधियों को करने के लिए। अब ये देखिए, आप रोज अखबार में विज्ञापन आता है फूड भंडार 50%, और इसमें तो जोमेटो ना देखिए आप, कैशबैक ऑफर में लिखा है लूट लो, 50% ऑफ ऑन 90 टाइम्स। पति पत्नी में लड़ाई करवा रहे हैं, वो कहते हैं कुछ बनवा लो, वो अखबार उठा के दे देती है कि 50% चल रहा है, मंगवा लो कहीं से। वहाँ से क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। लेकिन ये सारी कंपनी जो हैं ये हमारे यूथ को खास तौर से, और जो जिनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं उनको ये प्रॉब्लम कर रहा है। अभी मैं कह रहा था कि हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि वो खाना खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो अमूमन हर मरीज़ ये कहता है कि आयुर्वेद में तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, एक माइंड सेट को लेके आता है। और हमारा चिकित्सक भी थोड़ा सा ये रहता है कि इसको मैं क्या बताऊं, कौन सा अवेलेबल फूड जो है इसकी प्रकृति के अनुरूप सातम्य है या नहीं है। तो एक छोटा सा प्रयोग ये किया है, इसमें कोई गलती भी हो सकती है, कि ये हमने एक लिस्ट बनाई है मरीजों को देने के लिए। मोटे तौर से उनकी प्रकृति का एनालाइज हमारे हर वैद्य कर लेता है, हमारा हर चिकित्सक कर लेता है, ऐसा मान के हम चलते हैं। जो बीमारी है उसका भी एक डोसेज कैटेगराइजेशन हम कर लेते हैं कि ये वातजन्य है, पित्तजन्य है, कफजन्य है। तो इसमें सब्जियां, दाल, फल, साग, मसाले, इनका एक कंपाइलेशन है, और इसमें जो नहीं लिखा वो उसके लिए अपथ्य है, ये बताना है बस केवल। जैसे अगर करेला खाना है तो हम कहते हैं कि पित्त और कफ वाले को करेला खाना है, वात वाले को नहीं खाना है। ऐसे ही त्रिदोष प्रकोपक चीजें जैसे कटहल है, बेल है, सरसों है, ये त्रिदोष प्रकोप करती है। इसी तरीके से अगर इसमें कहीं PKT लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो त्रिदोष शामक है। तो इसमें सूखे फल से लेकर हर चीज को हम लोगों ने ये कंपाइलेशन करने की कोशिश की है, और बस टिक करना है पेशेंट को
तो उससे क्या होगा कि उसको जब एक प्रिंट आउट दिया जाएगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ दिया है, और उसको भूलने के चांसेस भी नहीं है। कई लोगों ने इसको व्हाट्सएप पर भी भेजा है। अब जब से ये कोविड वाला एरा आया है तो ये टेलीमेडिसिन का एक छोटा सा रूप सब लोगों के सामने आया है। तो फूड और एक फैक्ट चेक में किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसके बाद में जो मेन चीज आई है वो है हम सब विहार। 9 बजे अगर कॉलेज पहुंचना है और 5 बजे छूटना है तो कॉलेज में तो वॉक नहीं कर सकते, कॉलेज में रनिंग नहीं कर सकते, तो क्लिनिक पर गए हैं। कुल मिलाकर एक डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हेल्थ सेकेंडरी पैरामीटर है, पहला पेट है, गवर्नमेंट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी। हम भागेंगे तो तब जब हमारा पेट भरा हुआ होगा। लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है, कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई गाइडलाइन आयुर्वेद में तो है। यहाँ सारे विद्वान बैठे हुए हैं आयुर्वेद के, व्यायाम कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, सम्यक व्यवहार के व्यायाम के क्या क्या लक्षण हैं, बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। वही जिम में जाकर सारा मामला उल्टा हो जाता है। क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना है। फिजिकल एक्टिव नहीं अगर हम हैं तो लिथार्जिक रहते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी अगर हमारी अच्छी है तो हमारा मूड ठीक रहता है, हम फोकस रहते हैं और स्ट्रेस कम होता है, हमें स्लीप अच्छी आती है। वो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि ये 4-5 फैक्टर्स हैं कि जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा करते हैं। और करना क्या, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप खेत है तो खेत में काम कर सकते हैं, घर में अपने आंगन में काम कर सकते हैं, गार्डन अगर बना रखा है उसको कर सकते हैं। और जो हम लोग नहीं करते, मेल डोमिनेंट टेंडेंसी की वजह से घर में झाड़ू भी लगा सकते हैं। कोविड काल में बहुत लोगों ने झाड़ू लगाई है, बहुत लोगों ने बर्तन भी साफ किए हैं, मजबूरी थी। तो अब वो एक टैबू जो है वो टूट गया है कि पुरुष जो है वो खाना नहीं बना सकते, पुरुष झाड़ू नहीं लगा सकते। वो अलग बात है कि कमर्शियल कंपनी जो है वो वेट वाइपर्स निकाल दिए ऑटोमेटिक। लेकिन हम ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जो इसमें क्या है कि ये सारा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है, मेंटल हेल्थ को कंट्रोल रखता है। अभी अगर हम मोटा सा सोचें कि हाँ हम करना चाहते हैं फिजिकल एक्टिविटी, तो क्या पैरामीटर है? बहुत सिंपल है। एक सप्ताह के अंदर कम से कम 150 मिनट अगर हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, ऑर्डिनरी एक्सरसाइजेस, और 2 घंटे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज। अब हमारे आसन और जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम का वर्णन है उसमें ये हमारा सारा पूरा हो जाता है अगर हम उसको प्रॉपरली करते हैं तो। या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, बहुत आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिटनेस फ्रीक्स हैं, तो आपको 75 मिनट्स की बहुत स्ट्रेसफुल कार्डियो एक्सरसाइज, जिसको आजकल मॉडर्न भाषा में कहते हैं, वो करते हैं तो आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो स्ट्रेसर्स हैं, वो इस एक्सरसाइज से आपके दुरुस्त रह सकते हैं। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा उपाय वॉकिंग। आपने भी बहुत अखबारों में भी पढ़ा होगा, आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, 10,000 स्टेप्स होने चाहिए एक दिन में, सुना होगा आप लोगों ने। ये कहीं कोई साइंटिफिक पैरामीटर नहीं है। ये एक जापानी कंपनी ने एक ये पेडोमीटर बनाया, ये वाला, यानी कि आप इसको जेब में डाल देंगे तो आप कितने कदम चल रहे हैं ये उसको काउंट करता है। तो उसको बेचने के लिए उसने एक स्ट्रेटेजी निकाली और उसने ये कहा कि भाई 10,000 स्टेप्स हमारा ये काउंट करता है, और एक हेल्दी आदमी के लिए दिन भर में 10,000 स्टेप्स जो हैं वो नॉर्मली अच्छे माने जाते हैं टू कीप योरसेल्फ फिट। 10,000 स्टेप्स जो हैं उन लोगों के तो हो सकते हैं जो 2-3 किलोमीटर रोज अपने काम पे वॉक करने के लिए जाते हैं, काम करके वापस आते हैं। लेकिन NIA में काम करने वाले प्रोफेसर जिनका गाड़ी बाहर खड़ी होती है, 4 कदम पे उनका डिपार्टमेंट है, 6 कदम पे क्लासरूम है, वो दिन भर में लाख कोशिश करने के बावजूद भी 2 से 3 हज़ार स्टेप से ज़्यादा नहीं चल सकते, अनटिल अनलेस वो इसको एडेप्ट करना चाहें। तो ये एक वो है, ये एक पेडोमीटर
तो ये तो डिवाइस है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद वाले वैसे भी पैसों के मामले में थोड़े कंजूस होते हैं। हर स्मार्टफोन में पीडोमीटर ऐप आता है, एंड्रॉयड में भी है, iOS में भी है। इसको आप डाउनलोड करेंगे, जब आप घूमने जाते हैं तो उसको आप अपनी पॉकेट में रखेंगे। वो आप कितने कदम चले, कितनी देर में चले और कितने किलोमीटर आपने कवर किया, ये दिखाता है। ये मेरा ही है, एक दिन का मैंने आज के लिए किया था। ये यूजुअली ये उस दिन 4.3 किलोमीटर मैं वॉक किया और ये मेरे 5492 स्टेप्स आए। ऐसे ही बेस्ट मोड जो एक्सरसाइज का माना जा रहा है आजकल, वो कार्डियक एक्सरसाइज मानते हैं कि उसमें जितना ज़्यादा हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा उतना ही ऑक्सीनेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा हार्ट हमारा फिट रहेगा। लेकिन अब ये जो फिटनेस साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि ब्रिस्क वॉक इज द बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। अब कितना हमें वॉक करना, कैसे वॉक करना, ये भी एक कला है। कल मैं चर्चा कर रहा था गुरुजी से और राम तीर्थ जी से, मुझे नहीं पता था कि वॉकिंग के लिए भी कोई एक्सपर्ट्स हो सकते हैं क्या। तो मुझे एक लिटरेचर मिला मायो क्लिनिक का, करीब करीब 40 पेज की बुक है, जिसमें लिखा है कि आप वॉक करेंगे तो आपको कैसा जूता पहनना चाहिए, किस तरीके से आपको चलना चाहिए। मुझे नहीं पता था, हो सकता है मेरी अनभिज्ञता हो, आप लोगों को पता हो। लेकिन 2 सिंपल पॉइंट जो मैंने उसमें से देखे हैं कि वॉक करिए, वॉक करने के लिए कुछ नहीं है, हम ऐसे नीचे देखते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, इट्स द रॉन्ग वे। पैरेलल टू द रोड आपको अपनी गर्दन रखनी है और मूवमेंट्स फ्री रखने। सिंपल 2 चीजें अगर करते हैं तो वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज एवर। ये VO2 मैक्स क्या है, आजकल बड़ी चर्चा होती है, जो भी जिम में लोग जाते हैं। ये वॉल्यूम है ऑक्सीजन का जो हमारे हाइट, वेट और एक्सरसाइज करने के तरीके को डिनोट करती है। और ये VO2 मैक्स के नाम से टेक्निकली जानी जाती है कि एक बार में हमारा हार्ट कितनी ऑक्सीजन को लेता है। एज और सेक्स के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होती है, 20 से लेकर ये 60 तक इसकी वैल्यू होती है, जो अलग अलग एज ग्रुप में होती है। बहुत सारे इस तरीके के वॉचेज हैं जो इसको मेजर करती हैं। ये एक दिन के लिए अगर हम मोटे तौर से 3-4 चीज़ें अपना लें, क्या है वो, 300 कैलोरी अगर हम किसी तरीके से बर्न कर सकें, 30 मिनट की हम कोई वॉक कर सकें या कोई एक्सरसाइज कर सकें, और 12 घंटे में, मतलब जितने देर हम जागते हैं, कम से कम 12 ऐसे घंटे हों कि हम उसमें इडल ना बैठें।